आज भी हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को ही आगे बढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में आपने देखा नगर प्रशासन किस तरह का था, प्रांत प्रशासन किस तरह का था, केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था। अब है राज्य की आय के साधन। मौर्य प्रशासन में राज्य के आय का अधिकांश भाग भूमि कर से प्राप्त होता था। भूमि जो है वो दो श्रेणियों में विभाजित थी। एक तो वो भूमि थी जिसमें सीधे राज्य का अधिकार था, और एक वो भूमि थी जिसमें जो कि किसानों के अधीन थी। राज्य के अधीन होने वाली भूमि से जो कर मिलता था उसको सीता कर कहते थे, और किसानों के अधीन वाली जो भूमि थी इससे जो कर मिलता था उसको भाग कहा जाता था। भाग जो है वो किसानों की कुल उपज का 1/5 या 1/4 भाग होता था। इसके बदले में राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाता था और सिंचाई कर भी लिया जाता था। भूमि कर के अलावा भूमि से उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे, जैसे सेतु कर, फल फूल आदि पर लिया जाने वाला कर था। वन कर, वनों की उपज से लिया जाने वाला कर था। भूमि कर के बाद जो मुख्य कर था वो था आयात कर और निर्यात कर। आयात कर को प्रवेश्य कर कहा जाता था और निर्यात कर को निष्क्राम कर कहा जाता था। आयात कर की दर जो थी वो सामान्यतः 20% थी, और निर्यात कर की दर क्या थी इसकी अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और आयात और निर्यात कर जो हैं वो राज्य की ओर से ही वसूल किया जाता था। इसके बाद लगता था बिक्री कर, और बिक्री कर भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में एक मुख्य आय का साधन था। बिक्री कर जो है वो अलग अलग तरह का होता था। जो वस्तुएं गिनकर बेची जाती थी उन पर अलग कर था, जो तोल कर बेची जाती थी उन पर अलग कर होता था। जैसे गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता था वो 9.83% था। जो तोल कर बेची जाती थी उन पर 5% होता था, और जो नाप कर बेची जाती थी उन पर 6 पॉइंट कुछ कर होता था, 6.20 या 6.25। बिक्री कर के अलावा नगर से होने वाली जो आय होती थी, कर होते थे, उन्हें दुर्ग कहा जाता था। इसके अलावा शराब कर था, शराब बेचते थे तो उस पर कर लगता था। नमक कर था, शिल्प कर था, व्यापारी कर में जैसे कसाईयों से और घी तेल के व्यापारी से उनसे कर लिया जाता था। जुआरियों की जो आमदनी होती थी उस पर कर लगता था। अपराध जो होते थे छोटे मोटे उनसे पे जो जुर्माना भरा जाता था वो एक राज्य की मुख्य आय का साधन था। तो इस तरह से आयकर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अनेक थे और आय का मुख्य साधन थे। फिर आता है सैनिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना विशाल थी और इसकी सेना की कुल संख्या बताई गई है 6,90,000। इनमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 जो है अश्वारोही थे, 24,000 रथ सैनिक थे, 9,000 हाथी थे और 3,600 गजारोही थे। और इस विशाल सेना का सैन्य प्रशासन जो है उसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका में दी गई है। मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सैन्य प्रशासन न केवल सुसंगठित था अपितु कुशल था। इसका सैन्य प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलता था। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। सेना जो है वो अनेक वर्गों में विभाजित थी। पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, 6 ये भाग थे, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना।
हस्ती सेना, जल सेना, रसद सेना। पैदल सेना का काम था पैदल जो सैनिक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ ही उन पर नियंत्रण रखना, उनके वेतन का निर्धारण करना और उसकी जानकारी राज्य को देना। इसी तरह से अश्वरथ और हस्ती सेना थी। रसद सेना का काम था सभी सेनाओं के जो अंग थे उनको एक तरह से आवश्यकता की सामग्री को पहुंचाना, सैन्य सामग्री को पहुंचाना, उनका इंतजाम करना। सेना जो है उसमें सैन्य संगठन जो थे उसके 3 अंग थे, दुर्ग, शस्त्र और सेना। साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और कई प्रकार के दुर्ग थे, जैसे जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, मरु दुर्ग, वन्य दुर्ग, स्थल दुर्ग। दुर्गों की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक रखे जाते थे। दीर्घकाल तक सैनिक जो हैं वो शत्रु से लोहा ले सकें, उनसे लड़ सकें, इसके लिए दुर्गों में पर्याप्त रसद सामग्री रखी जाती थी, खाद्य सामग्री रखी जाती थी। सैनिकों के लिए अशस्त्रों का निर्माण भी किया जाता था और शस्त्र जहाँ इकट्ठे किए जाते थे शस्त्रागार भी होते थे और जो कि आयुगाराध्यक्ष की देखरेख में काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उनको नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। घोड़े, हाथी जो हैं इनके लिए अश्वशालाएं और पीलखाले बने हुए थे। घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए उत्तम प्रबंध था और कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैन्य प्रबंध था वो काफ़ी श्रेष्ठ और सुसंगठित था। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम कार्य देखें जनहित के संदर्भ में तो चंद्रगुप्त मौर्य सार्वभौम सत्ताधारी सम्राट होते हुए भी निरंकुश नहीं थे। इनकी शासन व्यवस्था का जो मूल आधार था वो जन कल्याण की भावना रही थी और इसीलिए उन्होंने लोक कल्याण संबंधी कार्य का एक अलग से विभाग स्थापित किया था और यह विभाग यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जो लोग थे उनकी सुविधाओं के लिए अनेक कार्य करते थे, जैसे सड़कों का निर्माण, सरायों का निर्माण, कुओं, तालाब, झीलों का, नहरों का निर्माण। औषधालय खुलवाए गए थे। शिक्षा की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थान जो हैं उनको पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था की गई थी। अकाल के दिनों में लोगों को अन्न वितरित किया जाता था। कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी जिसमें वृद्धों, अनाथों, अपाहिजों और बालकों की देखभाल की जाती थी। तो कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम प्रशासन देखें तो वो अपने आप में प्राचीन काल में एक श्रेष्ठ प्रशासन माना जाता है, जिसमें चाहे नगर प्रशासन हो, चाहे सैन्य प्रशासन हो, चाहे प्रांतीय प्रशासन हो, चाहे न्याय प्रशासन हो, सभी अपने आप में श्रेष्ठता लिए हुए थे, सुसंगठित थे और सही मायने में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनहित कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था।